नमस्कार दोस्तों, आज है 10 फरवरी 2025 और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 84% की सालाना वृद्धि के साथ कितना लाभ दर्ज किया। तो देखिए, ये लाभ आपका है कुल 16,891 करोड़ रुपए का। याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 84% की सालाना वृद्धि के साथ कुल 16,891 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। देखिए, इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो आंकड़ा आपका है ये बाजार की अपेक्षाओं से काफ़ी अधिक रहा, क्योंकि 84% वृद्धि बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जो भारतीय स्टेट बैंक है, तो बैंक की शुद्ध ब्याज आय 4% बढ़कर कुल 41,446 करोड़ रुपए हो गई, जबकि कर्मचारियों के खर्च में 17% गिरावट आई। तो इसी के कारण ये जो आपका 84% का सालाना वृद्धि है ये दर्ज किया गया तीसरी तिमाही में 2024-25 के। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के बाद WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। तो देखिए, इजराइल और अमेरिका ये दोनों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल चुके हैं। इसके बाद अर्जेंटीना ने भी कहा है कि हम भी WHO से अब बाहर निकलते हैं, इसमें नहीं रहेंगे। तो देखिए, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, इन्होंने WHO की स्वास्थ्य नीतियों और प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति व्यक्त की है। अर्जेंटीना सरकार ने कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी के दौरान WHO की भूमिका की आलोचना की। देखिए, उस समय लॉकडाउन वगैरह लगा दिए, जिससे आपने देखा होगा आपके शहर में भी लॉकडाउन लगा हुआ, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए और कई लोगों के पास संसाधन नहीं थे खाने पीने के, तो बहुत दिक्कतें हुई। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समय जो है कोई बढ़िया कदम नहीं उठा पाया, इसलिए लोग क्या मतलब कई सारे देश नाराज हैं और WHO से बाहर हो रहे हैं। अगला और देखिए, WHO की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, WHO जो है इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंडर काम करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रस अडनॉम। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। अगला प्रश्न बहुत ही रोमांचक है कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। तो देखिए, टोटल 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और उसके बाद 22 सीटें जो है किसने जीती, आम आदमी पार्टी ने, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है। देखिए, दिल्ली विधानसभा में जो है टोटल 70 सीटें हैं। 70 सीटों का रिजल्ट अभी हाल ही में शनिवार को 8 फरवरी 2025 को आ गया, और इसमें भाजपा ने 26 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया, यानी कि 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 48 सीटें जीती इन 70 सीटों में, और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें। देखिए, सीटों का आंकड़ा एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, वहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा में। तो 70 सीटें हैं, जिनमें 48 भाजपा ने जीती और 22 आम आदमी पार्टी ने। बाकी सारी पार्टियों का खाता भी नहीं खुला, कांग्रेस जीरो और AMIM जो है वो भी जीरो, बहुत सारी पार्टियां जीरो पे रहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से 3.6% ज़्यादा वोट मिला इस चुनाव में। इससे 26 सीटें ज़्यादा मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो अब सरकार किसकी बनेगी ये मैं आपको कल बताऊंगा। सरकार तो भाजपा की बनेगी, मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मैं आपको कल परसों में बताऊंगा, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी संभावित नाम मैंने स्क्रीन पर दिया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना किस शहर में की है। तो देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के बनारस में हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना की। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं संग्रहालय के। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में यानी कि बनारस में हिंदी साहित्य को समर्पित भारत का पहला भाषा संग्रहालय शुरू कर रहा है। और ये संग्रहालय कबीरदास और मुंशी प्रेमचंद्र जैसे प्रसिद्ध हिंदी विद्वानों की पांडुलिपियों, फोटोग्राफ और दस्तावेजों को प्रदर्शित करेगा।
25 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जा रहा है। इसमें एक एम्फी थिएटर और बागीचा शामिल होगा जो कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करेगा। और ये पहल काशी के हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व और इसके प्रमुख साहित्यकारों को उजागर करती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी साहित्य के देश के पहले भाषा संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे कर रही है? बनारस में। सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि इनवी स्टेटस इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभ्यारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है भारत में? तो देखिए ये भारत का जो बाघ अभ्यारण्य इसका नाम है नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य। देखिए भारत के टोटल जो 55 बाघ अभ्यारण्य हैं उनमें नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभ्यारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है पूरे भारत में। और रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि इस अभ्यारण्य में लगभग 360 तेंदुए हैं जिनमें 270 इस अभ्यारण्य में रहते हैं और अन्य 90 इस क्षेत्र से गुजरते हैं। और भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में 13,874 है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें पार्टिकुलर तो यहाँ पर कुल 569 तेंदुए हैं। छठवां प्रश्न है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। और अभी हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 दिवसीय गिद्ध सर्वेक्षण में 9 स्थानों पर 80 गिद्ध दर्ज किए गए। देखिए जो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है ये केरल के पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे खास बात नोट करना है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है और यहाँ पर 2 दिवसीय गिद्ध सर्वेक्षण में 9 स्थानों पर 80 गिद्ध हाल ही में दर्ज किए गए। अगला कि हाल ही में नीग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी ये किस नदी की सहायक नदी है? देखिए ये सब नदियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो नीग्रो नदी के बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, सभी हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न एक एक पॉइंट से बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि नीग्रो नदी जो है ये अमेजोन नदी की सहायक नदी है। और नीग्रो नदी ये अमेजन की मुख्य सहायक नदी भी है और हाल ही में अपने 122 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया नीग्रो नदी, यानी कि पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया नीग्रो नदी में। और नीग्रो नदी क्या खास बातें हैं? देखिए ये नीग्रो नदी जो है ये अमेजोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और जल प्रवाह के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है नीग्रो नदी। और ये नदी लगभग 1400 मील लंबी है जिसमें 850 मील ब्राज़ील में है। और इसे नीग्रो नाम इसके गहरे रंग के पानी के कारण दिया गया है जो कि विघटित जैविक पदार्थ और टैनिन्स की वजह से होता है। और नीग्रो नदी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है, इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी कौन सी है तो ये नदी है नीग्रो नदी। और सेंट्रल अमेजोन इकोलॉजिकल कॉरिडोर जो एक विशाल संरक्षित क्षेत्र है ये नीग्रो नदी को घेरता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आठवां कि हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा में जलीय स्तनपायी मैंटीज के फंसे होने की रिपोर्ट आई थी? तो देखिए एक हरिकेन हेलन नाम का जो है प्राकृतिक आपदा आया था कहाँ पे? फ्लोरिडा में, जहाँ पर एक जानवर यहाँ पर दिख रहा है मैंटीज ये फंसा था। देखिए मैंटीज जलीय स्तनपायी होते हैं जो कि सिरीनिया समूह से संबंधित हैं जिसमें डुगोंग भी शामिल है। इनके पूंछ चप्पू के आकार के होते हैं जबकि डुगोंग की पूंछ ब्लैक वेल जैसी फांकदार होती है। मैंटीज जो है उथले तटीय क्षेत्रों और नदियों में रहते हैं। मैंटीज की 3 प्रजातियां होती हैं, अमेजोनियन मैंटी जो कि केवल मीठे पानी में रहती है, अफ्रीकन मैंटी जो कि उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, और कैरिबियन मैंटी जो कि फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज में स्थित है। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेन में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया वोलेदार क्या है? तो देखिए यूक्रेन में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया जो वोलेदार है ये कोयला खनन कस्बा है। और वोलेदार इसका अर्थ है कोयले का उपहार। ये पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स क्षेत्र में स्थित एक कोयला खनन कस्बा है जिसकी युद्ध से पहले की जनसंख्या लगभग 14,000 थी। और इसे 1960 के दशक में सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और इसमें महत्वपूर्ण कोयला भंडार हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और सबसे खास बात याद रखिएगा कि जो आपका ये वोलेदार नाम का कोयला
खनन कस्बा है यूक्रेन का, इस पर रूसी बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, यानी रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है। अगला है कि ट्राइटन आइलैंड जो खबरों में देखा गया था, ये किस समुद्र में स्थित है? तो देखिए जो ट्राइटन आइलैंड है ये आपका साउथ चाइना सी में स्थित है। और अभी हाल ही के उपग्रह चित्रों से पता चला है कि ट्राइटन आइलैंड पर महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण हो रहा है, जो कि विवादित पार्सल द्वीपों का हिस्सा है। देखिए ट्राइटन आइलैंड एक छोटा निर्जन भूमि क्षेत्र है जो कि साउथ चाइना सी में लगभग 1.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये जो है पार्सल द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इसका आकार लगभग 4000 फीट गुणा 2000 फीट है। पार्सल द्वीपों पर चीन, वियतनाम और ताइवान का दावा है, जिससे ये क्षेत्र राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन जाते हैं। और निर्जन होने के बावजूद ट्राइटन आइलैंड की रणनीतिक महत्ता है, क्योंकि ये समृद्ध मछली पकड़ने के क्षेत्र और संभावित तेल और गैस भंडार के पास स्थित है। तो इसीलिए ये साउथ चाइना सी जो है चीन कब्जा करना चाहता है, और साथ में वियतनाम भी कहता है, और वियतनाम और ताइवान दोनों कहते हैं कि ये हमारा है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी पे जो है वियतनाम, ताइवान और चीन, इन तीनों का विवाद है। देखिए इस पे कब्जा किसका होता है? खैर कब्जा तो करेगा चीन ही, क्योंकि वो शक्तिशाली है, क्योंकि जिसकी लाठी उसका भैंस, जो ताकतवर है वही राज करता है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। थैंक यू।